बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले तकरीबन 8 घंटों से इस मुल्क में बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने पाकिस्तान आने से इनकार की खबरें आ रही हैं, जबकि इमरान खान का एक बड़ा सियासी दुश्मन, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए नंबर 1 सियासी दुश्मन इस वक्त शदीद रगड़े में है और पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश में है। यह सब कुछ हुआ है तकरीबन पिछले 8 घंटों के अंदर। हुआ यह कि पिछले 8 घंटे पहले, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से तकरीबन 8 या 9 घंटे पहले जस्टिस बंदयाल ने एक फैसला दिया और जस्टिस बंदयाल ने यह कहा, यानी कि नैब तरामीम के बारे में इमरान खान की दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, उसके अंदर उन्होंने ये प्ली ली थी, इस्तदा की थी कि नैब तरामीम से फ़ायदा लिया है इन तमाम सियासी हुकूमतों ने, PDM ने ख़ास तौर पर, और इससे पहले भी इनकी हुकूमतें रही हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो अरबों रुपए के केसेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन नैब तरामीम का जो है वो सहारा लिया गया है। आज कोर्ट ने 2-1 से इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कोर्ट ने उन नैब तरामीम को कल अदम करार दे दिया। अब नाज़रीन किराम, जब यह फैसला हो चुका है और तकरीबन इससे को गुजरे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे इख्तराएं ईजाद कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह जो फैसला है जस्टिस बंदयाल ने ताकतवरों के कहने के ऊपर दिया है, जाते जाते वो उन्हें खुश करके गए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इस फैसले का जो नुकसान है वो तमाम सियासतदानों को होगा, बिलखुसूस PTI को ज्यादा होगा। और कुछ दोस्तों का यह कहना था कि यह फैसला जो है ना वो बिल्कुल मेरिट पे आया, यानी कि जिसकी जितनी समझ में आई है उसने उतनी बात किया। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जब यह समझ आई है ना कि एक शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है और ये इमरान खान की बड़ी सियासी दुश्मन है, तो अब समझ आई है कि असल में तकरीबन यानी कि 8-9 घंटे में एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि असल में इस फैसले का मकसद क्या था और ये फैसला जो है वो किन को तंग करेगा। ये अब जो है वो कहानी बिल्कुल जो है वो समझ में आ चुकी है। बिफोर कि मैं इस पे आगे बढ़ूं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊं कि कौन जा रहा है, कौन आने से मना कर रहा है, मैं आपके सामने नाज़रीन किराम आज के इस फैसले की कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं। वैसे मैं फैसला आपको तफसीलन बता चुका हूं, लेकिन अभी चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट आ चुका है इसके ऊपर, तो मैं पहले वो इख्तलाफी नोट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने ये चीज़ें रखता हूं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं अपने इख्तलाफी नोट के अंदर कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया इसे पार्लियामेंट ही कलअदम करार दे सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों का ऐवान है। यह सवाल पार्लिमानी आइनी जमहूरियत की अहमियत का है। यह सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। यह मामला महदूद अदालती हदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। और इसी तरह से थोड़ा सा तवील और लंबा इन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा। यानी कि कहने का मतलब यह था कि पार्लिमान जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से बनती है और जो जजेस होते हैं वो गैर मुंतखब होते हैं। तो गैर मुंतखब नुमाइंदे जो है वो कैसे मुंतखब नुमाइंदों के बनाए हुए कानून को कलअदम करार दे देते हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, मेरा बुनियादी सा सवाल है, चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह बजाते खुद माजी में इस तरह की बातें करते आए हैं कि जैसे अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करती है तो उसको रोकने की बात हो। लेकिन चलें मिसाल लेते हैं, आज अगर पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि जो मतलब कोई भी ऐसा कानून बना दे जो रियासत के खिलाफ हो, ठीक है, किसी ऐसी मतलब किसी हमारे किसी सूबे को लामहदूद इख्तियारात दे दे, या अगर वो कोई ऐसी चीज़ जो मुल्क के इंटरेस्ट चले, पार्लियामेंट जो है ना वो कुलभूषण को आज़ाद करने का फैसला दे दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर जो है वो इंटरवीन नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी मकसद जो है वो टू रिव्यू द लॉ है। पार्लियामान का बुनियादी मकसद लॉ बनाने का है और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी मकसद लॉ को रिव्यू करने का है। तो मुझे ये समझ में नहीं। खैर, जो जस्टिस बंदयाल ने किया उसकी आप समझें। जस्टिस मंसूर अली शाह तो जो कह रहे हैं वो कह रही हैं। जस्टिस बंदयाल नाज़रीन किराम, ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की हमा पर यह किया जो बहुत मुख्तलिफ लोग जो है ना वो ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं, ना मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्होंने इमरान खान से मोहब्बत में किया, और ना वो जो है ना वो नून लीग से या PDM से नफरत में किया। जस्टिस बंदयाल ने 2 चीज़ें की। चूंकि जस्टिस बंदयाल का जो पूरा दौर है वो नून लीग ने और PDM ने कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, तो जस्टिस बंदयाल जो है वो जाते हुए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे मुझे लगता है कि उनको अच्छे लफ्ज़ों में जो है ना वो याद किया जा सके, और जस्टिस बंदयाल ने ये किया।
करोड़ों और अरबों रुपए के जो केसेस थे उनको एक दफा से दोबारा खोल दिया। उसका नुकसान क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, यानी कि उसका फायदा क्या हुआ है? आप ये देखिए, इस वक्त इमरान खान के सबसे बड़े सियासी दुश्मन में अगर मैं नंबर 1 कहूं तो वो मरियम नवाज साहिबा हैं। पता ये चला, सबसे पहली खबर ये आई कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान आने से अब इनकारी हैं। सबसे पहली खबर तो इस फैसले के बाद ये आई। और वो एक जहाज़ भी बताया गया, वैसे वो मुझे लगता है पुरानी टिकट कैंसिल हुई है, वो एडिट है, क्योंकि लंदन से लाहौर अभी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट आ नहीं रही है और वो लंदन से लाहौर दिखा रही है, तो वो पुरानी एक एडिट शुदा तस्वीर है। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब ना सितंबर में ना अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। नंबर 1 वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है फैसल वावडा साहब भी किन के करीबी हैं और कहाँ से हैं और कहाँ से उठते बैठते हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो सितंबर अक्टूबर में नहीं आ रहे हैं। नंबर 1, ये तो बात क्लियर है। जो दूसरी बात है नाज़रीन इकराम, अभी हमारे दोस्त हैं इमरान भट्टी साहब, मतलब दोस्त से मुराद ये है कि हमारे रिपोर्टर हैं यहाँ पर, बड़े अच्छा जर्नलिस्ट है, ये वही जर्नलिस्ट है इमरान भट्टी जिसने ये सवाल किया था कि अगर साइफर चोरी हो गया था तो आपने कौमी सलामती की मीटिंग इसके ऊपर की। इमरान भट्टी इस सवाल से बड़ा मशहूर हुआ था। इमरान भट्टी की खबर यह है कि मरियम नवाज साहिबा सोमवार को उनके पाकिस्तान छोड़ने और लंदन जाने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। सुना है पीर को मरियम नवाज की लंदन रवानगी मुतवक्के है, यानी कि इस फैसले के बाद मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान छोड़कर लंदन फरार हो रही हैं, लंदन जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। तो अभी समझ में आई कि इन सब के गिर्द जो है ना, इन गलों के अंदर जो इन्होंने, यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि इन 13 महीनों, इन 17-18 महीनों के अंदर जो कुछ इन्होंने अपने अदवार को दवाम बख्शने के लिए, अपने आप को मजीद ताकतवर करने के लिए या अपने आप को मजीद तगड़ा करने के लिए जिन केसेस को खत्म किया, वो केसेस आज जस्टिस बंदयाल ने दोबारा खोल दिए। और ये सारे के सारे लोग नाज़रीन इकराम उसके अंदर डायरेक्ट, आप देखें ना, चाहे उसके अंदर हमजा शहबाज हो, चाहे उसके अंदर हुसैन नवाज, चाहे उसके अंदर जो है ना वो नवाज शरीफ हो, चाहे उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा हो, आसिफ जरदारी साहब हो, ये सारे के सारे लोग नाज़रीन इकराम नैबज़दा लोग हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन सब को अपनी अपनी पड़ गई है, लिहाजा कोई आने से इनकार कर रहा है तो कोई जाने की तैयारी कर रहा है। किसी को जहाज कोई लेके नहीं आ रहा तो किसी का जहाज यहां से फरार होने को तैयार खड़ा है। तो कहानी नाज़रीन इकराम अब बड़ी दिलचस्प हो गई है। दिलचस्प नाज़रीन इकराम कहानी यह भी हो चुकी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए चीजें बड़ी अब जो है ना वो अजीब हो गई हैं। औरिया मकबूल जान साहब ने इसके ऊपर लिखा है, वो कहते हैं जी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। एक, आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस इम्तिहान में डाल दिया कि वो करप्शन के हक में अवाम की इज्तिमाई सोच और कौमी ज़मीर के खिलाफ कैसे फैसला करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है ना कि रिव्यू में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ना वो इस फैसले को उड़ा देंगे और इसके ऊपर जो है ना वो एक पूरी कहानी बनाई जा रही है। तो औरिया मकबूल जान कहते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि आने वाले चीफ जस्टिस इस इम्तिहान में हैं कि वो कैसे करप्शन के हक में अवाम की इज्तिमाई सोच और कौमी ज़मीर के खिलाफ फैसला करेंगे। निगरान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ और करप्शन के हक में कैसे अपील में जाएगी। और तीसरा, पीडीएम की तमाम जमातों को अवाम के सामने नंगा कर दिया है। अब इन्हें दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपना जवाब देना होगा। तो ये सारे के सारे नाज़रीन इकराम मुश्किल में फंस चुके हैं। तो जिन लोगों को अभी इस फैसले की समझ नहीं आ रही है और वो इसी बात में शेखी बिगाड़ रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मामला जब रिव्यू में जाएगा तो काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे इसको, और अगर उन्हें मंसूर अली शाह को इसमें रखा तो काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह साहब की सोच तकरीबन एक है। तो जस्टिस जो इजाज़ुल एहसन है वो फिर ये 2-1 से रिव्यू हो जाएगा और फैसला जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अर्ज़ हो कि काजी फाइज ईसा साहब को इतने वो प्रेडिक्टेबल शख्सियत नहीं है जितना आप उनको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। काजी साहब जो है वो तिगनी का नाच नचवा देंगे मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि काजी साहब चूँकि अनप्रडिक्टेबल सी शख्सियत हैं, तो अगर वो पीटीआई वाले तो चले, उनको ज़्यादा उनसे ऑलरेडी उम्मीदें नहीं हैं, तो जो जिनकी अच्छी उम्मीदें हैं उनके ऊपर भी जो है, यानी कि जिनको अच्छी उम्मीदें हैं, पीडीएम वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये सब मिलकर जिनको अच्छी उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर भी काजी साहब ठीक ठाक पानी फेरेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।